नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। एटीएस ने यूपी के शहरों को दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। अलकायदा के इशारे पर रची जा रही इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए मिन्हाज और मसीरुद्दीन नाम के दो दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके हैंडलर पाकिस्तान के पेशावर और क्वेटा में बैठे थे। अलकायदा ने अंसार गजवातुल हिंद नाम के एक संगठन को इन धमाकों की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसका मकसद 15 अगस्त से पहले बड़े धमाके और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाना था। लेकिन एटीएस की मुस्तैदी ने अलकायदा की साजिशों पर पानी फेर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अलकायदा की साजिश के पीछे और भी मोहरे हैं? क्या अलकायदा का मॉड्यूल यूपी में बड़ी साजिश रच रहा है? क्या यूपी में इलेक्शन से पहले माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है? सबसे बड़ा मुद्दा में आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। आतंक की साजिश पर प्रहार। यूपी को दहलाने का प्लान फेल। शिकंजे में अलकायदा के दहशतगर्द। 15 अगस्त से पहले धमाके की साजिश। उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। निशाने पर थे भीड़ भाड़ वाले इलाके। पंद्रह अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। सीमा पार से जुड़े आतंक के तार। साजिश के पीछे अलकायदा का मॉड्यूल। अंसार गजवातुल हिंद संगठन से जुड़े तार। अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। पेशावर और क्वेटा में बैठे थे हैंडलर। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। मिन्हाज और मसीरुद्दीन थे मोहरा। यूपी एटीएस ने फेल किया आतंक का प्लान। महिलाएं भी हैं जो घर के अंदर मौजूद थी। ये महिलाएं इस घर से बाहर निकली हैं। हालांकि इसमें माना जा रहा है कि जो एक इसमें महिला हैं जो बुजुर्ग से दिख रही हैं और एक बुजुर्ग हैं, इनको भी एटीएस इस वक्त यहां से एटीएस के कमांडो लेके जा रहे हैं। टेरर का मिशन यूपी खल्लास। और चर्चा के लिए हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में मेहमान जुड़ चुके हैं। अरविंद जैन जी, पूर्व डीजीपी यूपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। और हमारे साथ सहयोगी अनिश चौधरी दिल्ली से जुड़े हैं, अविनाश सिंह लखनऊ से जुड़े हैं और अमित सिंह कानपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी, आपका रुख करते हैं। किस तरीके से इस खुलासे को देख रहे हैं? क्योंकि अब त्योहारी सीजन 15 अगस्त और ऐसे में देखा जाए
तो चुनाव की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश, इस खुलासे पर क्या कुछ आपकी तरफ से कहा जाएगा? देखिए, ये जो खुलासा हुआ है ये चिंताजनक नहीं, क्योंकि अत्यंत चिंताजनक है। जी। पहली बात तो ये कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी कश्मीर से मिली जी। जो आतंकवाद अब तक लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए तक सीमित था, अब वो अलकायदा तक पहुंच गया। अलकायदा के साथ जुड़े हुए हैं तालिबान और रोहिंग्या मुसलमानों से भी। अब आप परत दर परत देखिए कि रोहिंग्या मुसलमानों को जानबूझ के जम्मू में बसाया गया था जी। और तालिबान अमेरिका के 20 साल के बाद बेइज्जती होके जाने के बाद अफगानिस्तान में ताकतवर हो गया है और उस तालिबान के साथ भी अलकायदा से जुड़े हैं और ये वही अलकायदा है जिसने अमेरिका के ऊपर हमला किया था। जी। अब सवाल ये उठता है कि अलकायदा के ये लोग अगर कश्मीर के थ्रू यहाँ आए, इसका मतलब ये कि ये केवल लखनऊ नहीं, ये भी केवल लखनऊ का कानूनी जगह नहीं जी। ये पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं कहाँ फैले होंगे। हालांकि हम यूपी के इस खुलासे के लिए उन्हें बधाई देते हैं जी। लेकिन ये सिचुएशन आई कैसे? आज इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है। ये जो घटना है इसको आप ये समझिए कि जैसे ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हो। जी। दरअसल में इसके पीछे बहुत बड़ा काम मिलेगा जी। क्योंकि जो अलकायदा के मॉड्यूल है उनमें बायां हाथ दाएं हाथ को हलो नहीं करता। जी। एक उनका मॉड्यूल रेती का है, एक मॉड्यूल उनका फिसाई मरने का है, एक मॉड्यूल उनका एक्सप्लोसिव इकट्ठा करने का है, एक मॉड्यूल डेटोनेटर इकट्ठा करने का है, जी। एक मॉड्यूल उनका टारगेट सेट करने का है। तो ये कितने मॉड्यूल फैले होंगे और एक आतंकी अगर देश के बाहर का हिंदुस्तान के अंदर आता है तो उसके साथ और सोचना होगा, ये सोचना होगा कि किन किन स्थिति और परिस्थिति में हमारी खुफिया एजेंसियां काम कर रही, पुलिस वाले काम कर रहे, यूपी एटीएस काम कर रहे हैं, तभी ये खुलासे होते हैं और किस तरीके से चीजें सामने निकल कर आती है। अरविंद जैन साहब, एक सवाल ये कि यूपी एटीएस का गठन इन्हीं आतंकवादी घटनाओं के बाद हुई, जाहिर तौर पर पुलिस का काम हल्का हुआ, लेकिन ऐसे खुलासे को लेकर जिस तरीके से यूपी एटीएस लगातार काम कर रही है, जाहिर तौर पर बधाई की पात्र है। एक बड़ी वारदात या आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता आतंकियों की तरफ से, उससे पहले यह बड़ा खुलासा है। किस तरीके से, अगर हम लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि संवेदनशील अयोध्या भी है, इलाहाबाद भी है, वाराणसी भी है, गोरखपुर है, कोई ऐसा इलाका उत्तर प्रदेश का नहीं जो कि जिन पर इन आतंकियों की नजर ना हो। स्पेशलाइज्ड एजेंसी का काम होगा जी। कई प्रदेशों में एटीएस, एसटीएफ बहुत अच्छा कार्य कर रही है। यूपी में 3 कचहरियों में ब्लास्ट हुए थे 2007 जी। मैं उस समय आईटी जोन लखनऊ और आईजी एसटीएफ था। लखनऊ की कचहरी में हुआ था और फैजाबाद हुआ था और वाराणसी में हुआ था। उसी के बाद हम लोगों ने पेपर प्रेजेंट किया था चीफ मिनिस्टर के सामने कि एक एटीएस का गठन होना चाहिए जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी केवल इसी कार्य को करे जी। पुलिस कभी लॉ एंड ऑर्डर में लगती है, कभी इलेक्शन में लगती है, कभी वीआईपी विजिट में लगती है, ये उसके लिए संभव नहीं है। बिल्कुल एक तरफा काम इसमें होना चाहिए। उसके बाद एटीएस का गठन हुआ और तब से अगर आप देख लें उत्तर प्रदेश का इतिहास तो कभी भी कोई मेजर ब्लास्ट नहीं हुए जी। तब बहुत इसमें सफलतापूर्वक एटीएस ने अपना कार्य किया है। मैं पहला आईजी एटीएस था जी और मैंने कई वर्षों तक एटीएस का कार्य देखा। एक बहुत ही उत्कृष्ट स्तर की एजेंसी है जिसका की तालमेल दूसरे प्रदेशों के एटीएस से, एसटीएफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, एनआईए से, रॉ से, सबसे है और सबकी मदद लेकर ही इस प्रकार के ऑपरेशंस हो पाते हैं जी। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में कौन हैंडलर बैठा है, कौन नंबर यूज कर रहा है, किस नंबर से यहाँ के किस नंबर से बात हो रही है, ये सब जो है सूचनाएं सेंट्रल एजेंसीज का भी इसमें सहयोग आवश्यक होता है। जी। अवनीश का रुख करते हैं। अवनीश, पाकिस्तान के पेशावर और क्वेटा शहर का नाम सामने आया है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान तो कभी मानेगा ही नहीं कि उसके यहाँ दहशत
गर्द पैदा होते हैं। फैक्ट्री पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की लगा रखी है, आतंकियों की लगा रखी है। जाहिर तौर पर दिल्ली से क्या कुछ फ्रेम सेट किया जा रहा है? जी राहुल, बिल्कुल स्पेशल सेल ने 2015 से ही ये अलर्ट दिया था कि अलकायदा के जो मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, ये साफ हो गया कि कैसे पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई क्या अलकायदा और आईएसआईएस को लगातार बढ़ावा देने के लिए इनको फंडिंग करती है। इनके जो हैंडलर हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान से यहाँ इनको ऑपरेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई, जो कट्टरपंथ की आग में जो यहाँ के युवाओं को झोंका जाता है, चाहे वो यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, ये सोशल मीडिया के जरिए इनको रेडिकलाइज किया जाता है, बरगलाया जाता है। और जो इससे पहले जितने मॉड्यूल स्पेशल सेल ने आईबी और अन्य एजेंसियों की मदद से जिनका खुलासा किया है, उनमें भी ये बात सामने आई कि इन सभी युवाओं को रेडिकलाइज किया गया था, इनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराए गए, इनको हथियार दिलाए गए। और स्थिति यहाँ तक आ गई कि इनको मानव बम बनाने के लिए ट्रेनिंग और इनको जो ज़रूरतें थीं, जैसे अभी यूसुफ सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया, जिससे आईईडी कुकर बम रिकवर हुआ था। और उसके पास से जब उसके उत्तर प्रदेश वाले ठिकाने पे जब रेड की गई तो वहाँ बाकायदा विस्फोटक जैकेट मिली, यानी वो फिदाइन बनने के लिए तैयार था। और ना सिर्फ वो एक आतंकी बन चुका था, बल्कि वो अन्य युवाओं को भी रेडिकलाइज कर रहा था। तो स्पेशल सेल का कहना है कि वो लगातार साल 2015 से अब तक ऐसे कई मॉड्यूल का पर्दाफाश कर चुके हैं, जिसमें ये वाली बातें सामने आ रही हैं कैसे यहीं के युवाओं को देश के खिलाफ भड़काते हैं, तैयार करते हैं। और सबसे अहम बात, उनको कट्टरपंथ की आग में उनको झोंका जाता है, उनको बरगलाया जाता है ताकि वो देश के खिलाफ खड़े हो जाएं और मानव बम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरी साजिश है जो सीमा पार से चलाई जा रही है, पाकिस्तान से चलाई जा रही है। इन लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद एक बांग्लादेश का भी रूट है, हमने नेपाल का रूट बताया, अफगानिस्तान का बताया, बांग्लादेश के जरिए बंगाल में से घुसपैठ कराई जा रही है। और ये लगातार इस तरह की, हालांकि ये घुसपैठ पर जितनी हमारी सेंट्रल एजेंसियां हैं, सोचिए किस तरीके से काम करती होंगी, किस तरीके से काम करती होंगी, ये भी सोचना आम जनमानस के लिए बहुत जरूरी होगा। उन पार्टियों के लिए भी सोचना जरूरी होगा जिनके लिए सवाल खड़े करना बेहद आसान होता है। अविनाश, जाहिर तौर पर रूट की तो बात हो रही है, लेकिन सवाल इस बात को है कि लखनऊ को टारगेट किया जा रहा है हमेशा से, और दूसरी ओर अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। सीजन जो है वो त्योहार वाले हैं, और ऐसे में सोचिए अगर कुछ होता तो कितनी खतरनाक स्थिति होती लखनऊ और आसपास के जिलों के लिए। सवाल इस बात को लेकर है कि अब किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को खंगाला जाएगा कि कहीं कोई और दहशतगर्द छिपा तो नहीं है। देखिए राहुल, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अलकायदा का जो स्लीपर सेल है उस मॉड्यूल पर आज यूपी एटीएस ने एक बड़ा चोट किया है, क्योंकि जो 2 आतंकी आज लखनऊ से गिरफ्तार किए गए हैं, इनके मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। और जिस तरीके से आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही कि ये प्लानिंग कर रहे थे 15 अगस्त के दिन कई जगहों पर बम ब्लास्ट की। और जहां तक सवाल लखनऊ का है, तो देखिए लखनऊ और जो आसपास के इलाके हैं, और खास तौर पे राहुल जो यूपी का तराई क्षेत्र है, जिसमें हम महाराजगंज की बात करें, श्रावस्ती की बात करें, सिद्धार्थनगर की बात करें, यानी कि जो जिले नेपाल से सटे हुए हैं, ये जिले इसलिए सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं क्योंकि वहां से घुसपैठ बिल्कुल आसान होती है नेपाल के रास्ते। और आपने देखा कि पिछले अगर 1 दशक की बात करें तो 1 दशक के अंदर नेपाल भी कहीं ना कहीं आतंकियों का एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वो जो सेंटर है उसके रूप में डेवलप हुआ है। और जो बांग्लादेश के रास्ते से जो भी ऐसे तत्व आते हैं वो बिहार जाते हैं, फिर उसके बाद नेपाल जाते हैं, और वो सीधे जो तराई के जिले हैं उससे सीधे प्रवेश करते हैं। और जहां तक सवाल लखनऊ का है, तो आपको याद होगा कि 2017 में इसी लखनऊ में जहां पर आज ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया यूपी एटीएस के द्वारा, वहां पर सैफुल्ला को मारा गया था। तकरीबन 11 घंटे तक वो इनकाउंटर चली थी, और उसके बाद सैफुल्ला को वहां पर ढेर किया गया था। और ठीक उसी जगह पर आज 2 और आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन देखिए सबसे गंभीर बात यह है कि इनका कनेक्शन अलकायदा जैसे संगठन के साथ कहा जा रहा है। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, अलकायदा के दहशतगर्द यूपी एटीएस के शिकंजे में, ऐसे में कानपुर में क्या कुछ अलर्ट?
देखिए, जिस तरह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात सामने आई कि शायद इनके साथी जो हैं उनका कानपुर कनेक्शन हो सकता है, तो अभी जो हमें जानकारी मिल रही है अपुष्ट सूत्रों के माध्यम से, उसके मुताबिक कानपुर के चमनगंज इलाके के पेचबाग एक जगह है, वहां पर शायद एटीएस की टीम ने दबिश दी है। हालांकि इस कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए हमको थोड़ा रुकना होगा, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से चौकन्ना है, क्योंकि इससे पहले भी कानपुर जो इस तरह के स्लीपर्स मॉड्यूल्स हैं, उनके जो स्लीपर सेल्स के लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी पनाहगार साबित होती रही हैं। चाहे 2018 में देखिए हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कमरुज़्ज़मा को चकेरी थाना क्षेत्र से पकड़ने की बात हो, या करीब 4 साल पहले आज जहां ये कार्रवाई हुई वहीं के इलाके में रहने वाला आतंकी सैफुल्ला को 11 घंटे की मुठभेड़ के बाद उसको मार गिराया गया था। और सैफुल्ला कानपुर का ही रहने वाला था। उसके बाद तमाम तरह के उसके जो नेक्सस के जो तार खुले, उनके कनेक्शन कानपुर से निकल के आए। एक रिटायर्ड जो एयरफोर्स कर्मी था गौस मोहम्मद, वो भी गिरफ्त हुआ। तो तमाम तरह के जो कनेक्शंस हैं वो कानपुर से निकल के आए, और कहीं ना कहीं इस मामले के तार जब जुड़ने की सूचना आई, जिस तरीके से सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है अमित, अविनाश, जाहिर तौर पर इसकी सूचना भी जो कड़ाई बॉर्डर पर हो रही है, खुफिया एजेंसियों का जो काम है, अब आतंकी जो है पड़ोसी देश से भेजे नहीं जा रहे हैं, अब यही तैयार किए जा रहे हैं। किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि मंसूबे अलकायदा के कितने खतरनाक हैं। किन किन मोर्चों पर लगातार खुफिया एजेंसियां, हमारी सेना, हमारे पुलिस जवान, यूपी एटीएस लड़ रहे हैं, ये जाहिर तौर पर सबको समझना होगा। आप सभी मेहमान और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहिए। सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा जारी है, रुके कुछ पलों के लिए, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जारी सबसे बड़ा मुद्दा, रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी, एक सवाल आपसे यह है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद का ही मुद्दा उठाते हैं। आखिर वो देश जो पीड़ित भी हैं वो कुछ नहीं बोलते, बावजूद इसके नाम तो लेते नहीं, लेकिन निशाना पाकिस्तान पर होता है। और तस्वीर लगातार सामने आ रही कि किस तरीके से भारत को दहलाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर पहले से अब में कितना अंतर है? दरअसल बात ऐसी है कि बहुत कॉम्प्लेक्स समस्याओं के सरल समाधान होते हैं। सोचकर देखिए कि 2015 के बाद और 2015 से पहले जब भी कोई आतंकी घटना हुई तो हमने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने उनका ब्रेन वॉश किया, उनको ट्रेनिंग दी, मनी लॉन्ड्रिंग की, और नेपाल बॉर्डर जो है वो फॉरेस्ट से वो वहां से चले आते हैं। ये सुनते सुनते कान पक गए। 20 साल से हुआ क्या, जब कोई पहला आतंकी आया होगा तो उसके कम से कम 20 स्लीपिंग सेल तब से लेके अगर आज तक जोड़ लें तो आपको पता लगेगा कि हमने आतंकियों के खिलाफ तो बोलते रहे, लेकिन हमने स्लीपिंग सेल और आतंकियों की हिमायत करने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। अब लेना चाहिए और इसको पॉलिटिकल एक्शन ना समझा जाए, क्योंकि ये जो घटना है ये देश की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ी चिंता की लगी है। ये केवल हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर-ए-तैयबा नहीं है, ये अलकायदा है, इसके साथ तालिबान है, इसके साथ जो वो मुसलमान हिंदुस्तान में आए हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, वो भी है। तो लिहाजा हमें पहले तो अपना इंटेलिजेंस का मौजूद हम इंटरसेप्ट के बेसिस के ऊपर, यानी कि और भी काम करने की जरूरत है। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जैन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में, और हमारे तीनों सहयोगियों का धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार यूपी एटीएस काम कर रही है, इस सूर लगातार खुलासे हो रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में और भी खुलासा होगा। सोचिए अगर कहीं चूक होती तो कितना खतरनाक जो मंसूबा पाले बैठे थे अलकायदा के ये दो गुर्गे, किस तरीके से दहशत फैला सकते थे। लेकिन लगातार यूपी एटीएस के काम की वजह से आज ये खुलासा, और लोग सुरक्षित घरों में बैठे हुए हैं इन्हीं जवानों की वजह से। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, न्यूज़ स्टेट पर खबरें जारी।